हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंत्र पे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि डीएलएड केस का जजमेंट आ गया है और आप सभी को पता जजमेंट क्या आया है। आप सभी ने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया है। दोस्तों, जजमेंट बेसिकली ये आया है कि इसके अंदर जो कोर्ट ने कहा है कि जो प्राथमिकता है वो सरकार ने बीच में जो दी है वो उसी को कोर्ट ने गलत समझकर इस चीज़ को कहा है कि इस बहाली में आप दोनों का कंबाइंड मेगा सूची बनाकर एक साथ दोनों की बहाली कीजिए और भविष्य में जो बहाली होगी उसमें आप प्राथमिकता या वेटेज या प्रीफरेंस जो कुछ हो कोर्ट के अनुसार सरकार दे सकती है। यानी कि सरकार ने जो प्राथमिकता दी थी कोर्ट ने उसको गलत नहीं माना है, न इसे कुछ कमियां निकाली है। बस दिक्कत इसी बात की थी कि उसको 17 दिसंबर 2019 को जो बीच में दे दिया गया था, इस चीज़ को लेकर कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की और ये कहा कि इस बहाली में आप इसको ना देकर अगली बहाली जब भी आए तो उसमें आप इनको वेटेज, प्राथमिकता, प्रीफरेंस जो कुछ भी हो आप दे सकते हैं, स्टेट अगर ऐसा इच्छा प्रकट करती है तो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बहाली हमने लगभग 10 जून से आंदोलन किया, 2019 से लंबे अरसे तक मेहनत किया, संघर्ष किया, सभी ने किया, डीएडओ बीएडओ, तो बहाली आगे खुली। तो सवाल ये है कि अब हमारे यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या हम चाहते हैं बहाली हो, या हम चाहते हैं कि हम केस खेलें और इस बहाली को उलझाएं, फंसाएं और अपने साथ नहीं अपने परिवार के साथ सही समाज के लिए भी एक ऐसा मैसेज दे जिससे कि लोगों में ये बात जाए कि हम लोग वास्तव में शिक्षक बनने के गुण नहीं, हम लोग बस वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि सिर्फ केस करना जानते हैं हर मुद्दे को लेकर। देखिए, हर एक पक्ष कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, हर एक पक्ष को संतुष्ट कभी नहीं किया जा सकता। वास्तविकता ये कि हमें यथार्थ में रहकर जो कुछ सामने को स्वीकार करना चाहिए और वर्तमान के हिसाब से उस पर ही ध्यान देना चाहिए। आप सभी जानते हैं बिहार में 90,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली चल रही है और इसमें बिहार के लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया है और उनका भविष्य काफ़ी तक इस बहाली पर निर्भर करता है। कारण है कि बहुत से अभ्यर्थियों की उम्र सीमा निकलने की कगार पर है, बहुत से अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी कई सारे अरमान सपने इस बहाली से जुड़ी हुई हैं। तो इसको लेकर हम सभी को आपस में एक साथ आकर इस बहाली को पूरी करवानी चाहिए। और मैं जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगली बहाली जब भी निकले 90,000 के अलावा, जैसा कि कोर्ट ने खुद कहा है कि इसमें तो अब किसी को विवाद नहीं होना चाहिए, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर है कि अगली बहाली में आप इनको दे सकते हैं, तो अगली बहाली जब भी आए तो इस चीज़ की मांग शुरुआत में की जानी चाहिए कि इसको पहले नोटिफिकेशन के साथ स्पष्ट रूप में लिखा हो कि डीएलएड को पहले लेंगे और उसके बाद बीएड को लेंगे। तो ये बात अगली बहाली जब भी आए 90,000 के अलावा उसमें हम सब ये मांग कर सकते हैं। वर्तमान में इस जजमेंट को सम्मान कीजिए, इस बहाली को एक साथ लेके चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक दोनों का चयन हो जाएगा, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो। और आपस में आपसी सौहार्द बना के रखिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति कोर्ट से बढ़कर नहीं है और कोर्ट सर्वोपरि होता है और हमें न्यायालय के आदेश को सम्मान करना ही चाहिए। डीएडओ बीएडओ सभी हमारे भाई हैं। आपसी मनमुटाव ना रखते हुए अगर आपका अधिकार प्राथमिकता है तो अगली बहाली के शुरुआत में इसको ले लिया जाए, बशर्ते इस बहाली को जैसा कोर्ट के आदेश पे करने को कहा गया उसको मानते हुए सभी से अग्रसर हो। मैं सभी से इस बात के रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप सहमत होंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखे हुए हैं कि अगर इस हिसाब से बहाली हो जैसा कोर्ट के आदेश है पे हो रही है, मतलब दोनों को एक साथ लेके कंबाइंड लिस्ट लेकर, तो भी मुझे लगता है बहाल बहुत हद तक अभ्यर्थी हो जाएंगे और सीटें भी खाली जा सकती हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ डाटा मैंने लिखे हुए हैं, इस डाटा को आपको पूरा समझना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सीटें लास्ट में बच जाएंगी और अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ बहाली पे काम करना चाहिए बजाय केस के। एक बार वीडियो देखिए, समझिए। उम्मीद करता हूँ आप इसके बाद अपने मन से सारी चीज़ें निकाल देंगे और बहाली के लिए एक साथ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कि कुल जो अभ्यर्थी हमारे बिहार में जो कि विभाग द्वारा डाटा दिया गया है वो 25 लाख दिया गया है, बीएड और डीएड दोनों मिला के 1 to 5 में जो फॉर्म भरा है। आपको पता है पूरे बिहार में 90,000 से अधिक सीटें हैं, दोनों 1 to 5 6 to 8 दोनों मिलाकर, जिसमें से सबसे अधिक सीटें जो हमारी है 1 to 5 में जो कि 65,000 से अधिक हैं। हम सवाल करते हैं कि सीटें 65,000 है और अभ्यर्थी लगभग 25 लाख है जो डाटा विभाग ने दिया है। और इसमें से आप देखेंगे कि लगभग एक अभ्यर्थी ने, क्योंकि यहाँ पे लगभग 8400 से अधिक नियोजन इकाइयाँ थी,
534 ब्लॉक थे, नगर पंचायत थे, नगर परिषद थी, कई सारे ऐसे जगह थे जहाँ फॉर्म जा के भरे उन्होंने। तो ऐसे में इनका एक्चुअल डाटा, एक्चुअल अभ्यर्थी कितने हैं वो हम पता करने के लिए अगर हम एक अभ्यर्थी 100 फॉर्म भरे हैं, इसको हम भाग करके देखते हैं तो इनकी संख्या लगभग 25,000 के आसपास निकलती है, जो कि हमारी कुल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 में, चाहे बीएड हो चाहे डीएड हो। क्योंकि आप देखेंगे कि एक अभ्यर्थी कम से कम 50, 100, 150, 200 जगह तक फॉर्म भरे हैं और किसी ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 300 प्लस फॉर्म भी भरे हुए हैं। तो हम 100 मान के चलते हैं, तो ऐसे इस हिसाब से हमारे पास मात्र 25,000 अभ्यर्थी कुल निकल के आते हैं 1 to 5 के अंदर। दोस्तों आपको पता है कि 65,000 सीटों में से लगभग 23,000 सीटें, 22-23,000 सीटें उर्दू और बांग्ला की हैं, जो कि अलग से उन पे बहाली होंगी, जो कि उर्दू बांग्ला टीटी पास होंगी। लेकिन इनकी संख्या 25 लाख में जोड़ के विभाग ने बताई है, कोई अलग से इनका डाटा नहीं दिया कि उर्दू बांग्ला में अभ्यर्थी पास कितने हैं। अगर हम 65,000 में से 23,000 माइनस कर दें उर्दू प्लस बांग्ला की, तो लगभग 42,000 सीटें सामान्य सीटें हैं जिसमें कि अभ्यर्थी ने ज़्यादातर फॉर्म भरा है। और इस 42,000 का भी हम 50% निकाल दें, उसकी महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है 50%, 1 to 5 में आरक्षण 50%, तो लगभग 21,000 सीटें यहाँ पे महिलाओं की निकल के आती है और 21,000 सीट यहाँ पे पुरुष की निकल के आती है। तो यानी कि 21,000 महिलाओं की सीटें और 21,000 पुरुष की सीटें निकल के यहाँ पे आती हैं। आगे आप देखेंगे तो 25,000 में से कम 7 से 8,000 महिलाएं भी तो होंगी। आप सोचिए कि ये जो 25,000 डाटा, इसमें कम से कम महिलाओं की भी संख्या तो होगी, और इस 25 लाख में महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर तो इनकी संख्या सरकार ने बताई होगी। तो कम से कम अगर इनकी संख्या हम 7 से 8,000 मानते हैं महिलाओं की 1 to 5 में 25,000 में से, तो इसमें आप देखेंगे मेल कैंडिडेट जो हैं 25,000 में से अगर मैं 8,000 घटा देता हूं या 7,000 घटा देता हूं, तो इनकी संख्या 17 से 18,000 जो संख्या वो पुरुष अभ्यर्थी की निकल के आती है, जबकि पुरुष अभ्यर्थी की सीट यहाँ पे 21,000 है और इनकी संख्या यहाँ पे निकल के आती है 17 से 18,000। अगर हम इस हिसाब से एक डाटा एनालिसिस करें तो आप यहाँ देखेंगे यानी कि कुल सीटें यहाँ पे 21,000 सीटें महिलाओं की है और कैंडिडेट इनकी लगभग 8,000 के आसपास पास है महिलाएं, यानी कि महिलाओं की सीटें लगभग 12 से 13,000 सीटें महिलाओं की यहाँ पे खाली जा रही है। यानी कि महिलाओं को यहाँ पे नौकरी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी 1 to 5 में, इस हिसाब से उनकी सीटें यहाँ पे खाली रहने की प्रबल संभावना है, क्योंकि उनको 50% आरक्षण मिला हुआ है। आगे आप यहाँ देखेंगे कुल अभ्यर्थी में से कम 7,000 फीमेल तथा 18,000 मेल हैं, यानी कि 7,000 और हम 18,000 को जोड़ेंगे तो टोटल 25,000 यहाँ पे कुल अभ्यर्थी, यानी कि हम मानते हैं 18,000 पुरुष अभ्यर्थी हैं और 7,000 महिला अभ्यर्थी हैं, जो कि कुल मिला के 25,000 अभ्यर्थी 1 to 5 में यहाँ पे हो जाते हैं। आप एक चीज़ और देखेंगे, डीएलएड साथ ही 6 to 8 में भी ज्वाइनिंग करेंगे जो पेपर 2 पास है। बहुत से डीएलएड अभ्यर्थी जो पेपर 2 पास है सीटेट का, वो 6 to 8 में भी ज्वाइन करेंगे, तो इससे 1 to 5 में भी थोड़ी भीड़ कम होगी। आप आगे देखेंगे उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थी भी बहाली में शामिल, उनकी संख्या जो विभाग ने अलग से नहीं बताई है बल्कि उनकी संख्या इसी में बता दी है 25 लाख में से। तो ऐसे में देखने में 25-26 लाख लगता है, एक्चुअली में संख्या इतनी ज़्यादा ये है नहीं। अब हम कुछ रिजल्ट्स को यहाँ पे विश्लेषण करेंगे कि एक्चुअली में कितने अभ्यर्थी किस ईयर और कैसे पास हुए हैं। आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे, बीटेट 2017 में 8,000 से अधिक अभ्यर्थी पेपर 1 पास थे, डाटा विभाग के पास ऑलरेडी है। इसके बाद हम मानते हैं सीटेट में जो अभ्यर्थी बिहार में पास होंगे पेपर 1, उनकी संख्या 4 से 5,000 होगी। जो पेपर 1 पास किए हैं अभ्यर्थी, उनकी संख्या 4 से 5 होगी जो सीटेट पास किए हैं। ये आप डीएड को मान सकते हैं। बीटेट के अलावा जो संख्या सीटेट की है, जो डीएड अभ्यर्थी पास किए होंगे, उनकी संख्या 4,000 से 5,000 के आसपास पूरे बिहार में होगी। अब हम बात करते हैं बीएड की। आपको पता है बीएड को जब एनसीटी ने शामिल किया उसके बाद इनके पास बस 2 मौके मिले 1 to 5 में फॉर्म भरने के। पहला मौका इनको मिला था दिसंबर 2018 में, दूसरा जुलाई 2019 में, क्योंकि इनको जो एनसीटी ने शामिल किया था वो 28 जून 2018 के गजट में प्राइमरी में इनको इंक्लूड कर दिया था। तब से इनको 2 ही मौके मिले हैं 1 to 5 में फॉर्म देने के, उसके बाद हमारी बहाली आ जाती है। तो ऐसे में इनकी संख्या 6 से 7,000 की संख्या बीएड की पूरे बिहार में जो कि पेपर 1 to 5 पास है। आगे हम चलते हैं, इस बीच आप देखेंगे एनआईएस भी इस वाले में शामिल होते हैं। तो इनकी संख्या हम पता करें तो इनकी संख्या 3 से 4,000 है। हालांकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी दिसंबर के तौर पे, दिसंबर इस वाले में इंक्लूड नहीं हो रहा था, इस हिसाब इनकी संख्या जुलाई, जो केवल जुलाई पास है, उनकी संख्या यहाँ पे लगभग 3,000 से लेकर 4,000 के आसपास है। अगर हम टोटल अभ्यर्थी को ऐड करें, जोड़े, तो आप देखेंगे कि टोटल अभ्यर्थी 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21,000 के 24,000 के आसपास हमारे यहाँ पे अभ्यर्थी यहाँ पे टोटल 1 to 5 में पास है। लेकिन ध्यान रहे
इसके अंदर महिलाएं भी इसके अंदर पास हैं। इनके अंदर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया कि 7,000 के आसपास महिलाएं हैं और 18,000 के आसपास यहाँ पुरुष है। तो यहाँ पे महिलाएं पुरुष दोनों मिला के जो ये डाटा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पास हैं अभी तक के हिसाब से जिन्होंने इस नियोजन में, छठे चरण नियोजन में भाग लिया है। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर सीटें बच सकती हैं 65,000 सीटें पिछली बार बच गई थी जिस पर नियोजन चल रहा है। दोस्तों ये बैकलॉग सीटें हैं जिस पर नियोजन चल रहा है, क्योंकि लास्ट में अभ्यर्थी मिले ही नहीं थे 1 to 5 के अंदर, क्योंकि सीटें बच गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी अभ्यर्थी यहाँ पे कम मिलते हैं बिहार में कि सीटें तक बच जाती है और अभ्यर्थी मिल नहीं पाते। तो ऐसे में डाटा आप एक बार देखिए और बहुत हद तक नियोजन यहाँ पे अभ्यर्थियों का हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना होगा। ऐसे नहीं होगा वो हमें कुछ मांगे जो विभाग और सरकार से करनी होगी, वो इस प्रकार है जो मैं आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा हूँ। आपको पता होगी डॉक्टर रंजीत सर जो कि बहुत अच्छे अधिकारी हमारे शिक्षा विभाग के हैं, वो अभ्यर्थी की हर एक चीज़ को समझते हैं और काफ़ी फ्रेंडली हैं। मतलब अभ्यर्थियों के पर्सनली बात करते हैं, समझते हैं, उनकी परेशानी को दूर करते हैं। तो उन्हें इस बात का साफ ऐलान कर दिया है कि हम कैंप के माध्यम से बहाली करेंगे और उन्होंने ओपन कैंप की बात की, यानी कि प्रमंडलवाइज करेंगे। तो आप देखते हैं कि इससे में क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर यहाँ पे कैंप देखेंगे ओपन कैंप, तो सबसे पहले प्रमंडल, जो बिहार में 9 प्रमंडल है, तो वहाँ पे काउंसलिंग होगी, फिर जिला पे होगी, फिर ब्लॉक यानी प्रखंड पे, फिर पंचायत पे। यानी कि इतना ही फिल्टर करेंगे ना अभ्यर्थियों को कि अभ्यर्थी ऊपर से नीचे तक कम मेगा वाला भी यहाँ पे सिलेक्शन लेता हुआ आपको दिखाई देगा। इतना फिल्टर विभाग करेगी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ऐसे में क्या होगा, नो वेस्टेज ऑफ सीट, कोई सीटें बेकार नहीं जाएंगी, 1 स्टूडेंट 1 सीट, और एक अभ्यर्थी को एक ही सीट मिलेगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे बेशक से ज़्यादा पर यहाँ पे जब ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो बहुत हद तक अभ्यर्थियों का यहाँ पे नियोजन आप होता हुआ देख पाएंगे। आगे हम चलते हैं। आप देखेंगे जो टॉप मेरिट लिस्ट में फर्जी ज़्यादा, एक ही अभ्यर्थी हर जगह टॉप पर। दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी ने सेटिंग करके जुगाड़ लगाकर फर्जी नंबर भरकर टॉप पे जगह बना लिया। मैं देखने में लगता है कि एक ही अभ्यर्थी 90, 85, 88 इतने मेगा वाला है, वो जांच के दायरे में आते हैं, क्योंकि उनका मेगा वाकई डाउटफुल है। किसी के पापा का नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, ये क्या इंडिकेट करता है कि किसी अभ्यर्थी ने किसी और की सर्टिफिकेट स्कैनिंग करके वहाँ पे फॉर्म में लगा दिया है, जिससे उनका मेगा में ज़्यादा दिखाई देता है। एक्चुअल में जो उनकी मेरिट लिस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर फर्जी पे नकेल कसी जाती विभाग के द्वारा, उनकी डॉक्यूमेंट जांच की जाती है, तो फर्जी का सफाया होते ही जो टॉप पे आपको मेगा दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप नॉर्मल मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखना शुरू कर देंगे। और एक बात और है कि जिसका मेगा टॉप है उसने हर जगह फॉर्म भरा है, वो अभ्यर्थी हर जगह टॉप पे आपको दिखाई देता है। तो ऐसे में जब काउंसलिंग होगी और जब अभ्यर्थी के मूल डॉक्यूमेंट जमा कर ले जाएंगे तो वो विवश होगा किसी एक जगह चुनने के लिए। तो ऐसे में वो मल्टीपल जगह ना जाकर किसी एक जगह ज्वाइन करेगा। तो ऐसे में सीटें बचेंगी और कम वाले का नंबर यहाँ पे आना सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार चाहे तो आधार से लिंक कर सकती, कुछ ऐसा प्रक्रिया अपना सकती जिससे कि मैक्सिमम का यहाँ पे नियोजन हो और मिनिमम सीटें बर्बाद हो। और आप यहाँ देखेंगे 55 से 60% अभ्यर्थियों का नियोजन संभव। दोस्तों कैंप, ओपन कैंप लगने का मतलब है, जैसे आपने डाटा यहाँ पे समझा अभी तक, कि 55 से 60 के नंबर आना पे श्योर है, क्योंकि उतने अभ्यर्थी पास ही नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूँ, ये आपको समय इस बात का गवाह करेगा कि सीटें आपकी बचेंगी। तब उस वक्त आप ये कहिएगा कि काश हम ये किए होते, वो किए होते, आपको बाद में पछतावा ना हो। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बहाली पे काम कीजिए बजाय और किसी चीज़ के, क्योंकि हमारे सामने ये एकमात्र बहाली है जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद निकली है और कई के सपने अरमान इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं बेवजह इस बहाली पे ज़्यादा हमें ध्यान भटका करना सीधा से इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसकी हमारी वाली सर्च में पूरी हो। दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपने तो अपने ब्लॉक में अपने आसपास किसी शिक्षक से पूछ सकते कि लास्ट कट ऑफ 1 to 5 की क्या गई थी। तो मेरे हिसाब से जो मुझे अनुमान है कि लास्ट कैंप में मधुबनी में कोई एक अभ्यर्थी 462 नंबर पर था, उसका मेगा 62% के आसपास था, वो सिलेक्शन ले गया, जनरल सीट पे ले गया। कैटेगरी में तो और कम गई होगी, जनरल सीट पे ले गया। आप देखेंगे इस बहाली को हर हाल में पूरा करवाना जरूरी, दिसंबर को बाहर करें, नहीं तो देखिए सबसे बड़ा इसमें रोड़ा अड़चन चुनौती जो है वो दिसंबर सीटेट है। हमें दिसंबर अभ्यर्थी से कोई ऐतराज़ नहीं,
अगली बहाली जब भी आएगी उसमें दिसंबर भी शामिल होगा और प्राथमिकता के साथ बहाली होगी कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन इस बहाली को जैसे माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है उस हिसाब से पूरा होने दिया जाए और साथ ही साथ दिसंबर इस बहाली में योग्य नहीं है उनको इस बहाली से दूर किया जाए, इसलिए हमें कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे, अन्यथा हमें बहुत नुकसान हो सकता है। नुकसान इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे। पहली बात क्या है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी दिसंबर में सीटेट पास आउट है, वो इसमें फॉर्म भरेंगे, वो मेगा सूची देख के फॉर्म भरेंगे, संख्या बढ़ेगी अभ्यर्थियों की। इस तरह पे जुलाई वाले या फिर यहाँ पे जो अपियरिंग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपियरिंग में बीएड अभी जिनका चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, वो भी कहेंगे कि भैया हमको भी फॉर्म भरने का मौका दो, वो भी केस ठोकेंगे 2 4 5 कि हमको मौका दो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगी दिसंबर अगर अलाउ हुआ तो। वैसे अलाउ होगा नहीं, कोर्ट टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके पीछे और होना भी नहीं चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अगर दलालों का मनोबल बढ़ेगा सभी भर्ती दलालों की भेंट चढ़ेगी। दोस्तों बिहार में बहुत से दलाल चंदा चोर एक्टिव हैं। स्पष्ट कह दूं मैं, इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने जितने पैसे तसीले हैं उनका या तो आज तक हिसाब दिया है या फिर उन्होंने उसको गलत तरीके से मिसयूज किया है। नहीं तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जिसको आपने पैसा दिया उस हिसाब किताब मांग के देखिए, आप वो हिसाब किताब कभी देगा ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने चंदा हुआ की चोरी की और लास्ट में जेब में पैसा ले लिया। तो ऐसे में दलालों का मनोबल बढ़ेगा और ऐसे में बहुत दलाल एक्टिव हो जाएंगे, तमाम अकाउंट नंबर ग्रुप में शेयर होंगे। आप देखिए जो अकाउंट नंबर शेयर हो रहा है क्या उसने पहले के भी चंदा लिया तो किस मैटर पे लिया, कितना लिया, उसका हिसाब का, तो आपको सारा जवाब खुद से मिल जाएगा। तो सवाल यह है कि दलालों का मनोबल भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हर भर्ती जितनी शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स कमियां निकाल केस पे केस करते रहेंगे। तो ऐसे में बिहार में कुछ शिक्षक भर्ती पूरी हो ही नहीं पाएगी, उसको बहुत लंबा समय लगेगा। तो सवाल है कि हमें इन सब चुनौतियों से मिलकर लड़ना है और बहाली हर हाल में करवाना है। अब आप देखेंगे वर्तमान में अभ्यर्थी का एकेडमिक मेरिट ज़्यादा है, कट ऑफ हमेशा बढ़ता रहेगा और जितना लेट होगा। अभी का जो परफॉर्मेंस है सीटेट इजी कर दिया गया, बच्चों के नंबर अब बहुत ज़्यादा आते हैं। एकेडमिक में अब जो है कि बच्चों के नंबर कम से कम 85-90% के आसपास आते हैं। अब बिहार बोर्ड में इतने नंबर आ जाते हैं आजकल। तो ऐसे में उनका मेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि नए अभ्यर्थी के आने से कट ऑफ और बढ़ेंगी। तो यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट है 60-65 वाले 70 वाले उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, नए अभ्यर्थी यहाँ पे एंट्री मारते हैं। तो इस हिसाब से कुल मिला के देखा जाए तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें 1 to 5 में ना डीएड को नुकसान है ना बीएड को नुकसान है, बस चंद उन लोगों को नुकसान हो रहा है जो जिनका काम है कम मेगा होते हुए भी ग्रुप में अनाप शनाप बातें करना, अनाप शनाप मैसेज लिखना, अनाप शनाप ऑडियो डालना और अनाप शनाप वीडियो बनाना और चंदाबाजी करना। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका मेगा 50 के आसपास बनता है और वो ये चाहते हैं कि बिहार में कोई शिक्षक भर्ती पूरी ना हो, क्योंकि इनके मन में एक ही सवाल आता है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। जबकि ये होना चाहिए बेशक से मेरा ना हो और सबका हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन इनके अंदर बात है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। और ये व्यक्ति ग्रुप में बहुत भड़काते हैं, ऑडियो वीडियो मैसेज तैसे बहुत। इनको बाइकआउट कीजिए, चंदागिरों का विरोध कीजिए। प्राथमिकता डीएलएड का अधिकार है, कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, बशर्ते ये बीच में दिया गया, इसलिए कोर्ट ने कहा इस बहाली में इसको ना देकर अगली बहाली आए तो उसको आप दे सकते हैं। तो अगली बहाली बिहार लगभग 2.5 लाख सीटें खाली हैं। इसके बाद तत्काल नई सीटें आएंगी बहाली के लिए, उसमें शुरुआत प्राथमिकता आप सभी को मिले डीएलएड अभ्यर्थियों के, मैं उसमें आपके साथ रहूँगा और बहाली उसमें सीटें ज़्यादा मिले, दिसंबर को भी उसमें लिया जाए, प्राथमिकता के साथ बहाली हो, ये सही मांगे हमें करनी है। बजाय ये वर्तमान की 90,000 जो बहाली चल रही है इसको पूरा कराने के लिए सभी डीएड बीएड साथी एक साथ आइए, जजमेंट का सम्मान कीजिए और इसमें अपना योगदान दीजिए। दिसंबर बाहर हो इसके लिए सभी मिलकर प्रयास कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।